एक पल के लिए ना एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई किसी जाने माने सुरक्षित माने जाने वाले पारंपरिक बैंक में ले जाकर रखता है। जैसे कि कोई 5 साल की एफडी करवा लेता है। बिल्कुल, 5 साल की एफडी। अब उस इंसान को लगता है कि उसका पैसा एकदम सुरक्षित है ना? उस पर एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। लेकिन अचानक कहीं दूर शेयर बाजार में किसी मीडिया कंपनी या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं और टीवी स्क्रीन्स पर लाल निशान दिखने लगते हैं। हाँ, और आम धारणा यही होती है कि भाई इससे सिर्फ उन बड़े निवेशकों या ट्रेडर्स का नुकसान होगा जो रोज शेयर खरीदते बेचते हैं, हमारे इससे क्या लेना देना। सही बात है, लोग यही सोचते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उस आम इंसान को खबर मिलती है कि जिस बैंक में उसकी एफडी थी वो दिवालिया होने की कगार पर है। बैंक से पैसा निकालने पर पाबंदी लग गई है। ये एक डरावना सच है। मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाए तो भी वो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा। तो आज की इस डीप डाइव में, मतलब इस गहन चर्चा में, हम इसी अनसुलझी पहेली को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, हम उन अदृश्य तारों को समझेंगे जो बाजार के जोखिम को सीधे हमारी जेब तक ले आते हैं। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शेयर बाजार के एक कोने में गिरी हुई कीमत ने कैसे एक सुरक्षित माने जाने वाले बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। देखिए, इस पूरी वित्तीय प्रणाली की सबसे डरावनी और साथ ही सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसमें कुछ भी अलग थलग काम नहीं करता। ये सब एक बहुत ही जटिल और उलझे हुए जाल की तरह है। एक तरह का मकड़ी का जाल। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, जिसे हम इक्विटी मार्केट ड्रॉप कहते हैं, तो वो केवल स्क्रीन पर नंबरों का खेल नहीं होता। वो एक ऐसा ट्रिगर है जो एक बहुत ही गहरे क्रेडिट डिफॉल्ट की चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। मतलब एक के बाद एक चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं। एकदम सही कहा आपने। आज हम सिर्फ येस बैंक या आइलैंड एफएच जैसे संस्थानों के पतन की हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस मशीनरी के अंदर झांकेंगे जो इन संकटों को जन्म देती है। हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा मार्केट रिस्क बैंकिंग सिस्टम के लिए एक जानलेवा बीमारी बन जाता है। तो चलिए इस मशीनरी के सबसे पहले पुर्जे को समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर बैंक सीधे शेयर बाजार में जाकर जमाकर्ताओं के पैसे से ट्रेडिंग तो नहीं करते, है ना? नहीं, सीधे तौर पर ऐसा नहीं होता। तो अगर बाजार में गिरावट आ रही है तो बैंक को असल में चोट कैसे पहुंचती है? ये ट्रिगर पॉइंट काम कैसे करता है? देखिए, ये चोट पहुंचती है कोलैटरल यानी गिरवी रखी गई संपत्ति के रास्ते। मैं समझाता हूं। जब बड़े कॉर्पोरेट्स या प्रमोटर्स बैंक के पास हजारों करोड़ के लोन लेने जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा के तौर पर कुछ गिरवी रखना होता है। जैसे आम लोग घर या जेवर गिरवी रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार इन बड़ी कंपनियों के पास जमीन या कोई और संपत्ति फ्री नहीं होती। उनके पास अपनी ही कंपनियों के शेयर होते हैं। तो बैंक इन शेयरों को गारंटी के तौर पर स्वीकार कर लेता है। इसे प्लेज्ड शेयर्स की प्रक्रिया कहा जाता है। अच्छा, मतलब शेयरी गारंटी बन गए। हाँ, बैंक उस दिन के शेयर की कीमत देखता है, भविष्य के रिस्क का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाता है और एक भारी भरकम लोन पास कर देता है। तो अगर बैंक किसी कंपनी को 100 करोड़ का लोन दे रहा है और गारंटी के तौर पर शेयर रख रहा है, शेयर की कीमत तो हर मिनट बदलती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने लोन के बदले बर्फ की सिल्ली को गिरवी रख लिया हो। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब जब तक बाजार का मौसम ठंडा और शांत है, आपके पास एक ठोस गारंटी है, सब सुरक्षित लग रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट में पैनिक आता है, अस्थिरता की गर्मी बढ़ती है, वो बर्फ की सिल्ली सच में पानी बन के पिघलने लगती है। बिल्कुल। और बैंक के हाथ में जो गारंटी थी वो अचानक गायब हो जाती है। और जब वो गारंटी पिघलती है तो जो स्थिति पैदा होती है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। मुझे येस बैंक का मामला याद आ रहा है। हाँ, येस बैंक और एसएल ग्रुप, विशेषकर जीलैंड का जो 2022 का घटनाक्रम है, वो इस पिघलती हुई बर्फ का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। येस बैंक ने एसएल ग्रुप को लोन दिया था और उसके पीछे जी एंटरटेनमेंट जैसी ग्रुप कंपनियों के शेयरों को कोलैटरल के रूप में रखा गया था। तो जब तक शेयर की कीमत ऊपर थी, बैंक खुश था। एकदम। जब तक सब ठीक चल रहा था, लोन पूरी तरह से सिक्योर्ड यानी सुरक्षित श्रेणी में था। लेकिन फिर बाजार में कुछ बाहरी दबाव आए, रेगुलेटरी एजेंसियों की जांच शुरू हुई और जी के शेयरों की कीमत तेजी से नीचे जाने लगी। यानी जो बर्फ की सिल्ली थी वो पिघल कर आधी रह गई। अगर 100 रुपए का शेयर 50 का हो गया तो बैंक तो तुरंत खतरे में आ गया होगा। और इसी खतरे वाली स्थिति को वित्तीय भाषा में मार्जिन शॉर्टफॉल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक तुरंत उधार लेने वाले से कहता है कि अपनी गारंटी पूरी करने के लिए या तो नकद पैसा लेकर आओ या फिर और ज्यादा शेयर गिरवी रखो।
इसे शायद मार्जिन कॉल कहते हैं। जी, इसे ही मार्जिन कॉल कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई कंपनी पहले से ही संकट में हो तो वो ये कमी पूरी नहीं कर पाती। जी के मामले में यही हुआ। मतलब उनके पास और पैसे या शेयर थे ही नहीं देने के लिए। सही। बैलेंस न चुका पाने के कारण वो लोन जो कल तक सुरक्षित था वो रातों रात अंडर सिक्योर्ड हो गया। जब बैंक को दिखा कि लोन की वसूली के लिए बेचे जाने वाले शेयरों की कीमत ही लोन की रकम से कम है तो अंततः वो अकाउंट एनपीए बन गया। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डूबा हुआ कर्ज। बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन खतरनाक बदलाव है। मैं देख रही हूं कि शेयर बाजार का गिरना एक मार्केट रिस्क था जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उस मार्केट रिस्क ने एक झटके में बैंक के लिए एक क्रेडिट रिस्क पैदा कर दिया। और ऐसा सिर्फ यस बैंक के साथ नहीं हुआ है। हाँ, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। मुझे याद है जब अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी तो उसका सीधा असर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर पड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी उन शेयरों को गिरवी रखकर भारी लोन दिए थे। और किंगफिशर एयरलाइंस के समय भी तो यही हुआ था ना। एसबीआई के नेतृत्व वाले पूरे कंसोर्टियम को यही झटका लगा था क्योंकि विजय माल्या की कंपनियों के शेयर कौड़ियों के भाव आ गए थे। जी हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बहुत साफ हो जाती है कि कागजों पर जो कोलैटरल मजबूत दिखता है वो तनाव के समय में काम नहीं आता। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या सवाल? देखिए, बैंक बहुत बड़े संस्थान होते हैं, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति होती है। अगर कुछ 100 करोड़ के शेयर पिघल भी गए और कुछ लोन डूब भी गए तो पूरा का पूरा बैंक धराशायी क्यों होने लगता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। मैं भी यही सोच रही थी। एक आम इंसान के शरीर में अगर छोटी सी चोट लग जाए तो पूरा शरीर तो काम करना बंद नहीं कर देता। बिल्कुल नहीं। तो फिर बैंक इतने नाजुक कैसे हो सकते हैं कि कुछ लोन्स के खराब होने से उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए? इसका जवाब उस बाहरी चोट में नहीं है, बल्कि बैंक के अपने अंदरूनी ढांचे में है, जो पहले से ही खोखला हो चुका होता है। अंदरूनी ढांचा खोखला हो चुका होता है? हाँ, इस अंदरूनी बीमारी को वित्तीय भाषा में एसेट लायबिलिटी मिसमैच या एएलएम कहा जाता है। शेयर बाजार की गिरावट तो बस एक बाहरी ट्रिगर है, लेकिन असली तबाही इसी एएलएम मिसमैच की वजह से होती है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच। इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये असल में है क्या? देखिए, किसी भी बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल 2 खंभों पर टिका होता है। पहला एसेट, यानी वो लोन जो बैंक ने कॉर्पोरेट्स या लोगों को दिया है, जहां से बैंक को ब्याज मिलता है। जो बैंक की कमाई का जरिया है। सही। और दूसरा खंभा है लायबिलिटी, यानी वो पैसा जो जमाकर्ताओं ने, आम जनता ने बैंक के पास रखा है, जिस पर बैंक को ब्याज देना होता है और समय आने पर वो पैसा लौटाना भी होता है। जैसे हमारी और आपकी एफडी या सेविंग्स अकाउंट का पैसा। बिल्कुल। अब मिसमैच तब पैदा होता है जब इन दोनों की समय सीमा या मैच्योरिटी में एक बहुत बड़ा असंतुलन आ जाता है। मतलब बैंक ने जिस अवधि के लिए पैसा लिया है और जिस अवधि के लिए पैसा दिया है वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे भारत के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। कुछ सालों पहले भारतीय बैंकों ने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, हाईवे और डैम बनाने के लिए लंबे लंबे लोन दिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स तो पूरे होने में सालों लगा देते हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स 25 से 30 साल में पूरे होकर मुनाफा कमाते हैं, तो बैंकों ने उन्हें 25-30 साल के लिए लोन दे दिया। ये उनका लॉन्ग टर्म एसेट बन गया। अच्छा, और लायबिलिटी का क्या? वहीं तो पेच है। इन लोन्स को देने के लिए बैंक के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आम लोगों या कंपनियों की एफडी और सेविंग्स अकाउंट से आया था, जिनकी मैच्योरिटी आमतौर पर 3 से 5 साल की होती है। एक मिनट, ये तो बहुत ही बेतुका और अजीब लगता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को मुनाफा कमाने में 25 साल लगने वाले हैं तो बैंक उसे उस पैसे से क्यों फंड कर रहा है जो किसी को 3 साल बाद ही वापस चाहिए? यही तो एएलएम मिसमैच है। ये तो सीधी सी बात है कि 3 साल बाद जब वो इंसान अपनी एफडी तुड़वाने आएगा तो बैंक क्या कहेगा? क्या आपका पैसे तो कंक्रीट बनकर किसी डैम की दीवार में लगा हुआ है, 25 साल बाद आना? हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन सच में स्थिति ऐसी ही बन जाती है। ये तो बहुत ही बेसिक नियम का उल्लंघन है कि लॉन्ग टर्म लोन के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बैंक्स इतने पढ़े लिखे अर्थशास्त्रियों के बावजूद ऐसे बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते ही क्यों हैं? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन बैंकों की ये मजबूरी भारत के वित्तीय बाजार की संरचना से पैदा होती है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? विकसित देशों में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत गहरा और विकसित होता है। अगर वहां किसी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 साल का लोन चाहिए तो वे बैंक के पास नहीं जाते,
वे सीधा बाजार से 30 साल के बॉन्ड जारी करके पैसा उठा लेते हैं। ओहो, मतलब लॉन्ग टर्म काम के लिए सीधा लॉन्ग टर्म पैसा। बिल्कुल, लेकिन भारत में ये बॉन्ड मार्केट उतना विकसित नहीं है। इसलिए देश के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का पूरा बोझ हमारे पारंपरिक बैंकों पर आ गया। तो बैंकों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। बैंकों के पास लॉन्ग टर्म पैसा उठाने के साधन बहुत सीमित हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन अपने उसी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी ये कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की एक ढांचागत मजबूरी है। हाँ, और ये मजबूरी तब एक भयंकर लिक्विडिटी क्राइसिस में बदल जाती है जब प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। मान लीजिए जमीन अधिग्रहण में देरी हो गई या पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिली, जो भारत में बहुत आम बात है। बिल्कुल, पावर प्रोजेक्ट अटक गया तो वहां से ईएमआई आना बंद हो गई, लेकिन 3 साल बाद जमाकर्ता को तो उसका पैसा ब्याज समेत चाहिए। अब बैंक के पास नकदी नहीं है, तो फिर बैंक क्या करता है? पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना। इसे भरने के लिए बैंक बाजार से महंगी दर पर नया कर्ज लेता है, जिसे रीफाइनेंसिंग कहते हैं। और यहीं से बैंक कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसता चला जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती है, क्योंकि इस एसेट लायबिलिटी मिसमैच का शिकार सिर्फ पारंपरिक बैंक नहीं होते। हमने येस बैंक के बारे में सुना, जो एक पारंपरिक बैंक था, लेकिन भारत के वित्तीय इतिहास का एक बहुत बड़ा भूकंप IL&FS संकट था। हाँ, 2018 का संकट। बिल्कुल, और IL&FS एक बैंक नहीं था, बल्कि एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये ALM मिसमैच और मार्केट रिस्क एक बैंक और एक NBFC पर अलग-अलग तरीके से हमला करते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीमारी एक ही थी, लेकिन शरीर की बनावट अलग होने के कारण दोनों पर असर बहुत अलग हुआ। अच्छा, कैसे? IL&FS का पूरा काम ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना था। उन्होंने भी 20 से 30 साल के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो फंडिंग का रास्ता चुना वो पारंपरिक बैंकों से भी ज्यादा खतरनाक था। मतलब 3-5 साल की FD से भी ज्यादा खतरनाक? हाँ, बैंकों ने तो फिर भी 3-5 साल की FD का इस्तेमाल किया था। IL&FS ने कमर्शियल पेपर और शॉर्ट टर्म बैंक लोन का सहारा लिया। ये कमर्शियल पेपर केवल 3 महीने से लेकर अधिकतम 1 साल की मैच्योरिटी वाले होते हैं। क्या 30 साल का प्रोजेक्ट और 3 महीने की उधारी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर 90 दिन में IL&FS को फिर से बाजार में जाकर नए निवेशकों से पैसा मांगना पड़ता था, ताकि वे पुराने निवेशकों का पैसा लौटा सकें। ये तो हवा में रस्सियों पर चलने जैसा है, जहां आपको हर कदम पर नई रस्सी बनानी पड़ रही है। बहुत सही कहा, और इसे ही वित्तीय दुनिया में रोल ओवर रिस्क कहा जाता है, यानी पुराने कर्ज को नए कर्ज से रोल ओवर करना। जब तक बाजार में लिक्विडिटी प्रचुर मात्रा में थी और ब्याज दरें कम थी, तब तक वे नए कमर्शियल पेपर जारी करके पुरानों को चुकाते रहे। मतलब जब तक पार्टी चल रही थी, सब मजे में थे। बिल्कुल, लेकिन 2018 में जब बाजार में अचानक से तरलता की कमी आई, यानी लिक्विडिटी टाइट हो गई और नया पैसा मिलना बंद हो गया, तो ये रोल ओवर रुक गया। ओहो, तो उनके पास पुराने कर्ज चुकाने के लिए नकदी नहीं थी? एकदम नहीं, और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे वहां से अभी पैसा आ नहीं रहा था। नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ी संस्था जिसकी रेटिंग AAA हुआ करती थी, उसने रातों रात डिफॉल्ट कर दिया और उसे जंग श्रेणी में डाल दिया गया। AAA से सीधा जंक, ये तो बहुत बड़ा फॉल है। और अगर इसके बरक्स हम येस बैंक की स्थिति को देखें, जो 2020 में सामने आई थी। येस बैंक एक NBFC नहीं, बल्कि एक पूरा कमर्शियल बैंक था। येस बैंक का ढांचा अलग था। उन्होंने रियल एस्टेट जैसे जोखिम भरे और लंबी अवधि वाले सेक्टर्स को बहुत आक्रामक तरीके से लोन बांटे थे। रियल एस्टेट भी लॉन्ग टर्म होता है और बाजार की चाल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो उन्होंने इसे फंड कैसे किया? इस लोन बुक को फंड करने के लिए येस बैंक आम रिटेल डिपॉजिटर्स से ज्यादा बल्क डिपॉजिट्स पर निर्भर था। बल्क डिपॉजिट्स यानी कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स या बड़ी संस्थाओं का पैसा जो एक साथ थोक में बैंक के पास आता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? बल्क डिपॉजिट तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना, एक साथ बहुत सारा पैसा मिल जाता है। यही सबसे बड़ा पेंच है। देखिए, आम इंसान अपना सेविंग्स अकाउंट रोज रोज चेक करके ये नहीं सोचता कि आज बैंक बदल लूं। रिटेल डिपॉजिट बहुत स्थिर, या जिसे हम स्टिकी कहते हैं, वैसा होता है। हाँ, हम लोग इतनी जल्दी बैंक नहीं बदलते हैं। लेकिन जो बल्क डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, वे बाजार की खबरों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब बाजार में ये खबर फैली कि येस बैंक के रियल एस्टेट लोन्स डूब रहे हैं और उनका NPA बढ़ रहा है, तो इन बड़े कॉर्पोरेट्स और फंड्स ने एक ही दिन में अपना हजारों करोड़ रुपया बैंक से निकालना शुरू कर दिया। इसे ही बैंक रन कहते हैं ना? बिल्कुल।
जब बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा मांगने पहुंच जाएं और बैंक के पास उतनी नकदी ना हो। तो यहाँ से एक बात बहुत साफ हो जाती है कि एनबीएफसी जैसे आईएलएनएफएस पारंपरिक बैंकों की तुलना में इस मार्केट रिस्क के प्रति और भी ज्यादा कमजोर और संवेदनशील होते हैं। एकदम सही। क्योंकि बैंकों के पास कम से कम कुछ हद तक आम लोगों के सेविंग्स अकाउंट वाला स्थिर पैसा होता है जो उन्हें कुछ समय की मोहलत दे देता है। लेकिन एनबीएफसी तो पूरी तरह से बाजार के भरोसे होते हैं। जब बाजार में सूखा पड़ता है तो वे सबसे पहले प्यास से मरते हैं। और ये सूखना केवल एक संस्था तक सीमित नहीं रहता। वित्तीय दुनिया में इंटरडिपेंडेंसी यानी एक दूसरे पर निर्भरता इस कदर है कि जब एक बड़ा संस्थान गिरता है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सिस्टमिक रिस्क बन जाता है। मतलब वो अकेले नहीं डूबता, सबको साथ लेके डूबता है। बिल्कुल। आईएलएनएफएस ने जब डिफॉल्ट किया तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका नुकसान हुआ। म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने उनके कमर्शियल पेपर खरीदे थे उन्हें भारी नुकसान हुआ। डर के मारे इन म्यूचुअल फंड्स और बैंकों ने बाकी सभी एनबीएफसीज को पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दिया। अरे बाप रे, मतलब एक ने गलती की और सजा सबको मिली। इसे लिक्विडिटी फ्रीज कहते हैं। पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़े डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर रही है। मतलब मैं अगर इसे सिलसिलेवार देखूं तो हाँ बताइए। पहली टाइल गिरती है यानी शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है या कोई मार्केट रिस्क पैदा होता है। वो गिरकर दूसरी टाइल को धक्का देती है यानी कोलैटरल पिघलने लगता है और मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाते हैं। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। फिर दूसरी टाइल तीसरी को गिराती है, लोन एनपीए बन जाते हैं और बैंक का एएलएम मिसमैच उभर कर सामने आ जाता है क्योंकि उनके पास तुरंत चुकाने के लिए नकदी नहीं है। एकदम परफेक्ट। फिर तीसरी टाइल चौथी को गिराती है, बाजार में पैनिक फैलता है और लिक्विडिटी फ्रीज हो जाती है। और अंत में सबसे आखिरी टाइल जो गिरती है वो आम नागरिक की जिंदगी है। वही सबसे दुखद हिस्सा है। आम डिपॉजिटर का बैंक अकाउंट जिसने शायद कभी शेयर बाजार में 1 रुपया भी नहीं लगाया था, वो इस पूरे वजन के नीचे दब कर क्रैश हो जाता है। और उस आखिरी टाइल के गिरने का असर समाज पर बहुत गहरा होता है। जब येस बैंक की हालत खराब हुई तो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंततः भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को कड़े कदम उठाने पड़े। हाँ, आरबीआई को बीच में आना पड़ा। बैंक के कामकाज पर रोक लगानी पड़ी जिसे मॉरेटोरियम कहा जाता है। और ये मॉरेटोरियम कोई बस कागजी शब्द नहीं है। इसका असली मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल के बिल चुकाने के लिए अपना ही पैसा एटीएम से नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। एक सीमा तय कर दी जाती है कि आप महीने में सिर्फ 50,000 या उससे भी कम निकाल सकते हैं। ये तो सीधे सीधे आम इंसान के विश्वास का टूटना है। और इस विश्वास को वापस जोड़ने की कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है। जब कई बैंकों की बैलेंस शीट इस तरह के बैड लोन से भर जाती है तो सिस्टम को साफ करने की एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया शुरू होती है। तो आरबीआई कैसे साफ करता है इस कचरे को? आरबीआई को पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू करना पड़ता है। इसके तहत बैंक के नए लोन देने या नई शाखाएं खोलने पर पाबंदी लग जाती है। एक तरह से बैंक आईसीयू में चला जाता है। जी बिल्कुल, आईसीयू जैसी हालत हो जाती है। और अंततः इस कचरे को साफ करने के लिए बैड बैंक का निर्माण करना पड़ता है, जैसे कि भारत में NARCL बनाया गया। अच्छा, तो ये बैड बैंक क्या करते हैं? ये संस्थाएं पारंपरिक बैंकों से उनके खराब और डूबे हुए लोन्स को खरीद लेती हैं ताकि बैंक अपनी बैलेंस शीट साफ करके फिर से अर्थव्यवस्था में कर्ज देने का काम शुरू कर सके। बाप रे, ये सब ये साबित करता है कि कोई भी ट्रिगर जो एसेट की वैल्यू गिरा दे वो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और ये सिर्फ इक्विटी या शेयरों के गिरने तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसी पैटर्न पर चला था। हाँ, अमेरिका वाला क्राइसिस। वहां शेयरों की जगह मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज ने ट्रिगर का काम किया था। जब अमेरिका का हाउसिंग मार्केट गिरा तो लीमन ब्रदर्स जैसी दशकों पुरानी संस्थाओं के एसेट्स की वैल्यू 0 हो गई। मतलब वहां भी कोलैटरल पिघल गया। हाँ, उनका कोलैटरल पिघल गया और वे रातों रात दिवालिया हो गए। और ऐसा ही कुछ भारत में भी हुआ था क्या, इक्विटी के अलावा किसी और चीज से? बिल्कुल ऐसा ही एक और ट्रिगर 2013 के टेपर टेंट्रम के दौरान भारत में देखा गया था। तब जोखिम शेयर बाजार का नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा या करेंसी का था। करेंसी का जोखिम मतलब डॉलर और रुपए का खेल? जी, कई भारतीय कंपनियों ने सस्ते ब्याज के लालच में
डॉलर में लोन लिया हुआ था और उसे हेज नहीं किया था, यानी करेंसी के उतार चढ़ाव से खुद को सुरक्षित नहीं किया था। तो जब रुपया गिरा होगा तो उनकी हालत खराब हो गई होगी। एकदम सही। जब अचानक भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरी तो उन कंपनियों के लिए अपना लोन चुकाने की लागत रातों रात आसमान छूने लगी, क्योंकि अब उन्हें $1 चुकाने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे। बिल्कुल। इसका नतीजा भी बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट डिफॉल्ट के रूप में सामने आया, जिसने अंततः भारतीय बैंकों पर भारी दबाव डाला। इसका मतलब ट्रिगर चाहे जो भी हो, इक्विटी मार्केट का गिरना, हाउसिंग मार्केट का क्रैश होना या करेंसी की वैल्यू का कम होना, अगर सिस्टम के अंदर ALM मिसमैच की कमजोरी है और लिक्विडिटी का बैकअप नहीं है तो वो पूरे वित्तीय ढांचे को ले डूबता है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। सारे अलग अलग दिखने वाले मार्केट रिस्क जब सिस्टम के दबाव में आते हैं तो अंततः क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क में तब्दील हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहां अस्थिरता एक सिस्टमिक खतरे का रूप ले लेती है। बिल्कुल सही। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि न्यूज़ चैनलों पर दिखने वाली शेयर बाजार की लाल लाइनें केवल कुछ चुनिंदा निवेशकों की हार जीत का स्कोर कार्ड नहीं है। वे वास्तविक दुनिया में क्रेडिट डिफॉल्ट का सायरन है। हाँ, हमने येस बैंक के पिघलते कोलैटरल की कहानी से लेकर IL&FS की खतरनाक शॉर्ट टर्म फंडिंग तक के सफर को समझा। हमने देखा कि कैसे एसेट लायबिलिटी मिसमैच आग में घी का काम करता है और कैसे ये पूरी श्रृंखला अंत में आम आदमी के दरवाजे पर आकर मॉरेटोरियम के रूप में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। वित्तीय प्रणाली की इस जटिलता और कमजोरियों को समझे बिना भविष्य के संकटों को टालना असंभव है। मेरा भी यही मानना है। जब तक रेगुलेटर्स इन धागों की आपस में बुनाई को नहीं समझेंगे तब तक सुरक्षित नीतियां नहीं बनाई जा सकती। सही कहा। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जिस पर शायद बहुत लंबे समय तक बहस की जा सकती है। वो क्या? देखिए, वित्तीय संस्थान इस पूरे जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, है ना? जैसे हेयर कट्स लगाना, यानी अगर 100 रुपए का शेयर है तो वो 60 रुपए ही लोन देते हैं ताकि शेयर गिरने पर भी एक कुशन या सुरक्षा बनी रहे। हाँ, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। साथ ही वे इन गिरवी रखे गए शेयरों की रोज निगरानी भी करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब पूरा का पूरा सिस्टम ही आपस में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि एक कोने का डर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल जाता है, तो क्या अलग अलग तरह का कोलैटरल रखने की रणनीति सच में काम आती है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। वही तो, जब पूरा बाजार ही एक साथ घबराहट में आ जाए और लिक्विडिटी पूरी तरह से सूख जाए, तब क्या कोई भी गणितीय फॉर्मूला, कोई हेयर कट या रोज की निगरानी वास्तव में एक सिस्टमिक कोलैप्स को रोक सकती है? या फिर हम हर बार सिर्फ इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाजार का मौसम ठंडा रहेगा और हमारी बर्फ नहीं पिघलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सुनने वाले खुद विचार कर सकते हैं। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।